नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांग, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के यूनिट 3 का आयनिक सॉलिड्स का चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम यूनिट 3 का आयनिक सॉलिड्स का चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके सिलेबस में इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके इस सिलेबस में इस चैप्टर में आयनिक संरचनाएं, त्रिज्या अनुपात प्रभाव एवं उपसंयोजक संख्या, त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं, जालक दोष, अर्धचालक, जालक ऊर्जा एवं बॉर्न-हेबर चक्र, विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलेयता, ध्रुवण शक्ति एवं आयनों का ध्रुवण, फायंस के नियम, धात्विक बंध मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बंध एवं धातुओं का बैंड सिद्धांत। तो यहाँ पे हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो रहेंगी आयनिक स्ट्रक्चर्स, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो, लैटिस एनर्जी, बॉर्न-हेबर साइकिल, solubility, polarizability, वैलेंस बॉन्ड, बैंड थ्योरीज, फायंस रूल एंड सो ऑन। तो चैप्टर की शुरुआत हम आज सबसे पहले आयनिक स्ट्रक्चर से करेंगे। आयनिक स्ट्रक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक सॉलिड्स या आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही एक पार्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, अर्थात 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड। तो आज इस चैप्टर में हम आयनिक सॉलिड्स डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। वे ठोस जिनके घटक, जिनके कंपोनेंट्स आयन्स होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं या आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। आयनिक सॉलिड जो है आयनिक ठोस ऋणायन और घनायन से बने हुए होते हैं, अर्थात दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम कैटायन एंड अनायंस। ये आपका जो आयनिक सॉलिड है उसके जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज होगा अनायन। और ये जो कैटायंस और अनायंस हैं ये ठोस और मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के साथ बंधे हुए 3 डायमेंशनल व्यवस्था के कारण बनते हैं। ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर इनका जो बनता है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका जो बनता है आयनिक सॉलिड्स का, वो क्यों बनता है? क्योंकि कैटायंस और अनायंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो विपरीत रूप से जो आवेशित आयन हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, इसी को हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से सबसे कॉमन जो आप लोगों को पता है वो है NaCl। तो Na+ और Cl, NaCl के 2 आयन हैं, सोडियम कैटायन और क्लोराइड अनायन। इनके बीच में जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये आयनिक बंध का रूप लेता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये एक कंपाउंड का स्वरूप ले लेते हैं। दे गेट, वी नो देम एज अ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमने बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया था NaCl। तो NaCl बहुत जनरल सा हमारे पास में एग्जांपल है, परंतु किसी भी आयनिक ठोस में विद्यमान घनायन व ऋणायनों की अपेक्षित संख्या के आधार पर हमने यौगिकों को AB, AB2, AB3 इत्यादि के प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ पे जितने भी कैटायंस और जितने भी अनायंस एक दूसरे के साथ में आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं उनकी जो रिलेटिव नंबर है, उनकी जो अपेक्षित संख्या है, उसके आधार पर हमने यौगिकों को AB, AB2 इत्यादि के प्रकारों में बांटा है। जैसे कि हम कहते हैं AB जो है वो
उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हमारे पास में NaCl, CaCl, जिंक सल्फाइड, ये तीनों अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें देते हैं। तो हमें देखते हैं ये NaCl जो है, NaCl का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप लोगों के सामने दोनों दिए हैं। दोनों ही NaCl के स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। ये दोनों जो हैं दो फर्स्ट एंड दिस सेकंड, ये दोनों हमारे पास में NaCl के ही स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। यहाँ पे आप लोगों को एक सेंट्रल एटम, जो ग्रीन वाला जो है, इसको सेंट्रल एटम के साथ में एक ऑक्टाहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने इसको अरेंज किया हुआ है। इसको सेंटर में लेते हुए यहाँ पे ये 4 तो प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ये सेंट्रल एटम लेते हुए किस तरह से ये 8 साइड से 8 तरफ ये घिरा हुआ है। 4 इन द प्लेन, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन, किस तरह से ये घिरा हुआ है, इसका एक ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लोगों को क्रिस्टल फॉर्म में दिया है। दूसरा जो हमारे पास में है वो है Ab2 टाइप्स। Ab2 मतलब एक कटायन है और वो 2 अनायन, इनका जो प्रोपोर्शनेट जो इनका जो अरेंजमेंट है वो एक अनायन जितना अनायन है उसके डबल, और जितने कटायन हैं उसके डबल अनायन हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास में कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है, जो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास में जो है वो फ्लोराइड फॉर्म में, फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम फ्लोराइड का है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स में बहुत अन्य तरीके के आयनिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। लटाइसिस के डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अलग अलग नाम भी हैं, हम आगे डिटेल में और स्टडी करेंगे, चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह के आयनिक स्ट्रक्चर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, जो विशेष गुण होते हैं आयनिक यौगिकों का, सबसे पहला जो गुण है कि किसी भी आयनिक बंध में ऋणायन और घनायन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक साथ बंधे हुए रहते हैं। दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही इसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हार्डनेस की, इसकी कठोरता की। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, और ये कठोरता क्यों होती है या किस पर निर्भर करती है? ये कठोरता आयनिक आवेश, अर्थात आपके पास में क्या चार्ज है आयन्स पे, उसके आवेश और उन दोनों आयन्स के अंतर आयनिक दूरी पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? कि जैसे जैसे अंतर आयनिक दूरी घटती है, दैट इज़ दी आयन्स कम क्लोजर, आयन्स के बीच की दूरी जब कम हो जाती है और आयन का चार्ज बढ़ता जाता है, तो क्रिस्टल की हार्डनेस, क्रिस्टल की कठोरता बढ़ जाती है। तो जितने पास होंगे आयन्स और जितना ज़्यादा उनमें आयनिक चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा उनसे बनने वाला जो क्रिस्टल है वो कठोर होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा गलनांक और क्वथनांक, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक यौगिक हैं, उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास में विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ठोस अवस्था में जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों? क्योंकि आयन जो हैं जब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उनकी जगह क्रिस्टल में फिक्स्ड होती है और वो बाकी आयन से बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, बहुत आस पास होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बहुत आसपास में, बहुत टाइट स्पेस में वो अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट होता है उनका। लेकिन जब हम उनको पिघला देते हैं या हम उनको डिज़ोल्व करते हैं विलयन अवस्था में, दोनों में ही, या तो वो पिघली हुई अवस्था में है या वो किसी विलयन में घुली हुई अवस्था में है, तो ये आयन जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और ये जब आयन मुक्त हो जाते हैं तो ये मुक्त आयन विद्युत प्रवाह का संचालन कर सकते हैं। तो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो हैं दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, परंतु जब वो मोल्टन स्टेट में है, फ्यूज स्टेट में है, या वो सोल्यूशन फॉर्म में है, जब फ्री आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विलेयता।
वैसे आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, दे आर पोलर इन नेचर, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। खुद ध्रुवीय होते हैं आयनिक यौगिक, और दूसरे ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, परंतु वो ध्रुवीय विलायक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ध्रुवीय विलायक जैसे कि कौन सा हो सकता है, पानी। पानी ज़्यादातर आयनिक सॉलिड्स को घोलता है, और ये जो घुलनशीलता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो मुख्य रूप से क्यों होती है, ये इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और आयन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कम होने के कारण होती है। कि जो आपस में आयन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और आयन और जो सॉल्वेंट है इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, तो ये घुलनशीलता बढ़ जाती है। परंतु ये तो बात हुई ध्रुवीय की, पोलर सॉल्वेंट्स में। तो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, इनमें आयनिक कंपाउंड जो हैं वो अघुलनशील होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, परंतु नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। वापस से वही पॉइंट है हमारे पास में कि वो आयनाइज स्टेट में कब आते हैं, आयनाइज स्टेट में आयनाइजेबल कब होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो हैं एक बार सॉलिड स्टेट में वो आ चुके हैं, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो हैं फ्यूज्ड अवस्था में या विलयन में आयनाइजेबल होते हैं। और जब वो आयनाइजेबल होते हैं, जब वो अपने आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से जो यौगिक हैं वो विलयन, इस तरह के यौगिकों के विलयन बिजली के सुचालक होते हैं, या बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन आयनिक सॉलिड का। फर्स्ट पॉइंट, आयनिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, कि आयनिक स्ट्रक्चर्स, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इनके किस किस तरह के स्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चैप्टर में, और इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आगे हम डिटेल में जैसे जैसे जाते जाएंगे, वी विल कवर रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके लिमिटेशंस, लैटिस डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, लैटिस एनर्जी, और अन्य कई तरीके की हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी है, फैन रूल है, कई और टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो बी विद मी, पूरा चैप्टर हम एक साथ करेंगे सब मिलके। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।